हेलो दोस्तों, आज मैं यस बैंक की बात करने वाला हूँ। यस बैंक के क्वार्टर वन रिजल्ट्स आ चुके हैं। जैसा मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था कि 23 जुलाई को इसके रिजल्ट घोषित होने वाले हैं। मार्केट क्लोज होने के बाद में इसके रिजल्ट्स आए हैं और रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा शानदार रहे। इन रिजल्ट्स के बाद में अब आपका आगे का एक्शन प्लान क्या होना चाहिए, मैंने इस रिजल्ट को इस तरह से एनालिसिस किया है दोस्तों कि आपके मन में किसी भी तरह के डाउट न रह जाए कि आपको यस बैंक में अब आगे कैसे ट्रेड करना है। ऐसा कुछ होने वाला है क्या कि अब यस बैंक में सिर्फ एक अच्छा मोमेंटम ही हमें देखने को मिलेगा, जबरदस्त तेजी का माहौल ही देखने को मिलेगा, या फिर इसमें वही 13, 14, 15 के आसपास ही ट्रेड देखने को मिलता रहेगा आने वाले टाइम में। ये सारी चीजें हम इस वीडियो के अंदर आज दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं कि यस बैंक से जुड़ी आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। मैं सुमित आपका अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो शेयर मार्केट से जुड़ी सारी अपडेट्स को पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले हम इस स्टॉक के कारोबार पर नजर डाल लेते हैं। आज ये स्टॉक 13.10 पर ओपन होता है, 13.20 का हाई बनाता है और 13 रुपीज का लो बना करके 13.10 पर ही अपनी क्लोजिंग दे देता है। लेकिन अगर हम इस स्टॉक के अंदर आज खरीदारी की बात करते हैं तो लगभग इसमें 6.25 करोड़ शेयर्स का कारोबार देखने को मिला था। यस बैंक में लगभग इतना कारोबार हमेशा ही देखने को मिल ही जाता है, लेकिन डिलीवरी की अगर हम बात करें तो लगभग 50% की इसमें हम कह सकते हैं डिलीवरी आज उठाई जाती दिखाई दे रही है। अब हम चलते हैं यस बैंक के क्वार्टर वन के रिजल्ट की तरफ। इसमें मैं मेनली आपके साथ में दो चीजों को डिस्कस करूंगा। एक ईयरली बेसिस पे इसका परफॉर्मेंस कैसे इंप्रूव हो रहा है और कितना इंप्रूव हुआ है, और एक क्वार्टरली बेसिस पे इसका परफॉर्मेंस किस तरह से इंप्रूव हुआ है। तो देखिए, सबसे पहले इसमें आ रहा है इंटरेस्ट अर्न। अगर हम इंटरेस्ट अर्न की बात करते हैं तो इस बार इनका क्वार्टर वन में लगभग 4,52,000 रुपए का इंटरेस्ट आया है। ये करोड़ में है दोस्तों। इससे पहले क्वार्टर में 3,98,000 का था, और अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखते हैं तो 5.5 लाख के लगभग था। अगर हम इनकी टोटल इनकम की बात करते हैं तो दोस्तों टोटल इनकम इनकी इस बार की बहुत ही शानदार दिखाई दे रही है। लास्ट क्वार्टर से लगभग 5,58,000 की है, और इससे पहले क्वार्टर में 4,80,000 की थी, और अगर हम उससे पहले बात करते हैं तो 6,10,000 की थी। हालांकि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें गिरावट थोड़ी दिख रही है, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो इनका परफॉर्मेंस काफी ठीक नजर आ रहा है लास्ट क्वार्टर के कंपैरेटिवली। इसके बाद में अगर हम इनके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की बात करते हैं, क्योंकि ऑपरेटिंग एक्सपेंस जब तक कि नहीं निकलेगा, जब तक कि हमें समझ में नहीं आएगा कि इन्होंने कितना खर्चा वगैरह किया है और कितना उनको प्रॉफिट हुआ है। अगर हम इनके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की बात करते हैं तो इनके लगभग 1,53,000 रुपए के इनके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, जो कि लास्ट क्वार्टर में 1,61,000 के थे। तो इन्होंने कहीं ना कहीं अपने एक्सपेंसेस को भी कम किया है। इनकी जो टोटल इनकम आई है, मैंने आपके साथ में डिस्कस करी है, उसमें जो मेन इनकम इनमें जुड़ी है वो है अदर इनकम। आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है अदर इनकम इनकी है उसमें 1,05,000 के लगभग की, जो कि लास्ट क्वार्टर में और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी बहुत ही ज्यादा शानदार है। इसमें लिखा है अदर इनकम में क्या है, रिफर नोट 2। तो हम रिफर नोट 2 करते हैं, जरा सा हम देखते हैं नोट 2 में क्या है। Other income includes fees and commission earned from guarantees, letters of credit, loans, financial advisory fees, selling of third-party products, earning from foreign exchange transactions, and profit and loss from sale of securities। तो ठीक तरह से आइए, कोई इन्होंने अपना ऑफिस या कुछ भी सोल्ड आउट नहीं करा है कि उनको वहां से पैसा मिला हो। तो ओवरऑल इनकी टोटल इनकम भी सही आई है, इनके एक्सपेंसेस भी घटे हैं। अगर हम इनके टोटल एक्सपेंडिचर्स की बात करते हैं तो इनके टोटल एक्सपेंडिचर्स इस बार के 4,66,000 के आसपास रहे हैं। इससे पहले क्वार्टर में 4,62,000 के आसपास थे, और अगर हम ईयर और ईयर बेसिस पे बात करते हैं तो हमें उसमें कमी नजर आ रही है। 2020 की बात करते हैं तब 4,95,000 के आसपास के थे। अब हम अगर इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर आ जाते हैं दोस्तों, अगर हम इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इनका बिफोर प्रोविजंस एंड कॉन्टीजेंसीज की बात कर रहे हैं हम, पहले लगभग 92,000 का है। इससे पहले लगभग 18,000 का था। बहुत ही ज़्यादा इसमें बदलाव हमें देखने को मिला है, बहुत ही ज़बरदस्त उछाल देखने को मिला है। उसके पीछे का कारण क्या है हम ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन मैं अभी आपको फिर से बताऊंगा। इससे पहले अगर हम बात करें तो लगभग 1,14,000 का था। अब हम आ जाते हैं मेन पार्ट पर, जो है इनका नेट प्रॉफिट। दोस्तों इस बार इनका नेट प्रॉफिट है 20,000 करोड़ से ज्यादा का, और उसका कारण है इनकी प्रोविजनिंग, जो कि इस बार मात्र 64,443 के लगभग की रही है। जो पिछले क्वार्टर में लॉस का मेन रीजन था वो था प्रोविजनिंग। इसी वजह से इनको जो लॉस टोटल हुआ था वो था 3,78,000 के लगभग का। अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखते हैं तो बहुत ही जबरदस्त उछाल देखा जा सकता है। उस टाइम पर भी प्रोविजनिंग ज्यादा थी, लेकिन इस बार की प्रोविजनिंग बहुत ही ज्यादा इन्होंने
कम कर दी है। उस क्वार्टर में भी अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखते हैं तो लगभग 1,08,000 के आसपास थी, इस बार तो मात्र 64,000 है। लेकिन अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट 5 गुना तक की बढ़ता हुआ हमें दिखाई दे रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, जो कि यस बैंक के लिए एक बहुत ही बेहतरीन खबर है। हम अगर ये कहेंगे कि लास्ट टाइम इन्होंने प्रोविजनिंग बढ़ाई थी तो फिर इनका पिछली बार लॉस हुआ था, इस बार इन्होंने प्रोविजनिंग कम कर दी है इसलिए फायदा हुआ है। दोस्तों इन्होंने पिछली बार जो प्रोविजनिंग करी थी उन्होंने उसमें बहुत सारी अपनी चीजों को कवर कर लिया था, इसलिए उन्होंने इस बार अपनी प्रोविजनिंग को डाउन किया है। और प्रोविजनिंग डाउन करा है इसका मतलब ये भी है कि अपने एनपीए को, जो कि एनपीए का मेन इश्यू है, उसको लेकर भी जो बड़े टारगेट्स रखे थे या उन्होंने जो जो पैसा उनका जो प्रोविजन में आना था उन सबको घटा करके अब बताया है। तो पिछली बार वो ऑलरेडी इतनी प्रोविजनिंग कर चुके हैं तो इस बार इतनी जरूरत ही नहीं थी कि प्रोविजनिंग वो करते। अच्छा, इस प्रॉफिट के बाद में 20,000 करोड़ के प्रॉफिट के बाद में यस बैंक में और एनपीए को लेकर के क्या चेंज आया है, क्योंकि यस बैंक का मेन इश्यू जो हमेशा से रहा है वो एनपीए का है। एनपीए के चलते ही इतना ज्यादा दबाव देखने को मिलता रहा है हमेशा से यस बैंक के अंदर। सबसे पहले हम यस बैंक के ईपीएस की बात कर लेते हैं। अगर हम इनके ईपीएस को देखते हैं तो लगभग इस बार का ईपीएस इनका प्लस में आ गया है 0.08 का। इससे पहले तो ब्रैकेट में आ रहा है, मतलब कि माइनस में आ रहा है इनका ईपीएस, और माइनस में आने का मतलब तो सबके सामने आ ही चुका है। प्रोविजनिंग की वजह से पूरी इनकी बैलेंस शीट लास्ट टाइम की खराब हो गई थी। तो ओवरऑल इनका ईपीएस भी बहुत बेहतरीन हमें देखने को मिला है। अब हम आ जाते हैं एनपीए पर। अगर हम इनके ग्रॉस एनपीए की बात करते हैं इस टाइम पर तो लगभग इनका ग्रॉस एनपीए आ रहा है 2,85,000 के लगभग का, जो कि पिछली बार की कंपैरिजन में बहुत थोड़ा सा कम है, लेकिन उससे इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा। लेकिन हम ओवरऑल अगर देखते हैं चीज़ों को तो इनका परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया नज़र आ रहा है। अगर हम इनका परसेंटेज में ग्रॉस एनपीए देखें तो 15.60 का है। इससे पहले जो था वो 15.41 का था। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ये अच्छी खबर है यस बैंक के लिए कि उसमें अच्छी खासी गिरावट हम देख सकते हैं परसेंटेज के तौर पर, जो कि 17.30 से 15.60 हमें दिखाई दे रही है। लेकिन नेट एनपीए में हमें थोड़ी सी बढ़त दिखाई दे रही है 5.78 की, जो कि लास्ट क्वार्टर से थोड़ी सी कम है लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ज्यादा है। तो यस बैंक के ओवरऑल अगर हम रिजल्ट को समझने की कोशिश करें तो समझ में यही आता है कि यस बैंक प्रॉफिट में है। लेकिन आपको यस बैंक के अंदर निवेश कैसे बनाना है, या यस बैंक में क्या यह सिलसिला अब जारी रहेगा, या यस बैंक क्या बन गया, यस बैंक में क्या आप जबरदस्त तेजी बन जाएगी, ये कहना अभी से गलत होगा। कुछ चीजें मैं और आपके साथ में डिस्कस करूंगा, उसके पहले मैं इनकी आपको अर्निंग के सोर्सेस बता देता हूं, थोड़े से प्रॉफिट एंड लॉस को हाईलाइट कर देता हूं थोड़ा। अगर हम इनके नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करते हैं तो इस बार इनके Q1 में लगभग 1,402 करोड़ के हैं। इससे पहले अगर हम बात करें तो 987 करोड़ के थे। अच्छा खासा हमें इसमें उछाल देखने को मिल रहा है। नॉन इंटरेस्ट इनकम की बात करते हैं तो लगभग 1,056 है ये करोड़ में दोस्तों, और इससे पहले 816 करोड़ था। तो टोटल अगर इनकी नेट इनकम की बात करें तो लगभग जैसा मैंने आपको बताया था पिछले इनके रिजल्ट में भी लगभग 2400 करोड़ के आसपास के हैं। और इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो भी मैं आपके साथ में डिस्कस कर चुका हूं पिछली बार के कंपैरिजन में, तो बहुत जबरदस्त उछाल है। मेन जो सीन है वो प्रोविजनिंग मेन जो सीन है इनका वो है प्रोविजनिंग, जिसपे इन्होंने बहुत ज्यादा गिरावट करी है, लगभग 87.7% की गिरावट करी है। उसका कारण साफ साफ है, इन्होंने एक बार में ही अपनी सारी प्रोविजनिंग पिछली बार ही दिखा दी थी, जिससे कि ये कंपनी प्रॉफिट में आ पाए और अपने ग्रोथ को और ज्यादा बढ़ा पाए। ओवरऑल यस बैंक का परफॉर्मेंस अब हमें सुधरता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन यस बैंक में मैंने आपको पहले भी एडवाइस करा है, बहुत से लोगों को शायद अच्छा भी ना लगे, कि आपको एकदम से इन्वेस्टमेंट अपना नहीं बढ़ाना है। एक क्वार्टर के रिजल्ट से कुछ भी इतना बदलने वाला नहीं है। हमें अच्छा मोमेंटम दिख सकता है मंडे को, लेकिन आपको ठंडे दिमाग के साथ में अपना इन्वेस्टमेंट यस बैंक में बनाना चाहिए। हो सकता है मंडे को आपको ये अच्छे थोड़ा सा अब दिखे, 15-20% तक भी जाता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन अगर निवेश करना चाहते हैं तो थोड़ा थोड़ा करके कर सकते हैं। जब इसके क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 रेगुलर बेसिस पर हमें इस तरह का प्रॉफिट नजर आएगा, तब हम ये कह सकते हैं कि यस बैंक धीरे धीरे करके अपने आप को सुधार रहा है और अपनी ग्रोथ रेट को बढ़ा रहा है। अभी जो नजर आ रहा था मैंने आपको बता दिया है कि मुझे 50 रुपए तक की इसके लेवल नजर आते हैं 2 साल के नजरिए से। जिस तरह का इसका आज का परफॉर्मेंस अगर कंसिस्टेंसी के साथ में चलता रहता है तो हम इसे कह सकते हैं बहुत बढ़िया परफॉर्म करेगा आने वाले टाइम में। तो मेरी राय में आप इसे होल्ड करके चल सकते हैं। बाकी आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से चार्ट वगैरह पर रिसर्च करने के बाद कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।